हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th प्रवास कर रहे थे। मतलब प्रवास नामक चैप्टर कर रहे थे। प्रवास तो हम नहीं कर रहे थे। इस प्रवास का जो चैप्टर है, इस पर 3 टॉपिक थे। एक प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। हमने प्रवास के प्रकार इससे पिछले वाली वीडियो में कर लिए, ठीक है। अब इस वीडियो में हम प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम, ठीक है। तो चलो शुरू करें। प्रवास के कारण। देखो प्रवास बेसिकली होता क्या है। प्रवास यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का जाना प्रवास कहलाता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है, आंतरिक प्रवास भी होता है। आंतरिक में हमने 4 आधार पढ़े थे इसके: ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ठीक है। अब हम प्रवास के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रवास होता क्यों है, प्रवास के क्या कारण होते हैं कि लोगों को प्रवास करना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे, ओके। देखो, लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़ देते हैं और इसके विविध कारण हो सकते हैं। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए ना, तो हर एक आदमी, सब लोग जो होते हैं ना, अपने जहाँ पर उनका जन्म होता है उससे एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। मान लो कोई ज़मीन का उदाहरण ले लो। मान लो आप सबके घर पे ज़मीन होगी, तो एक वो इमोशनल अटैचमेंट होता है। अब ज़मीन नहीं तो ऐसे सोचो कि मान लो अभी आप जिस घर में रहते हो, तो उस घर से ना आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। कभी आप बाहर जाओगे ना, तो कहोगे यार कभी हम वहाँ रहते थे, वो एक अंदर की फीलिंग होती है। तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कहता है कि जिन्हें वृद्ध रूप से 2 समयों में रखा जाता है। देखो, प्रवास के ना 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक प्रतिकर्षी कारक, एक अपकर्षी कारक। इसको इंग्लिश में बोले तो एक पुश फैक्टर होगा, एक पुल फैक्टर होगा, ठीक है। तो इन 2 कारकों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। पहले कारक की बात करते हैं, पुश फैक्टर या प्रतिकर्षी कारक। जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। देखो, ये जो 2 कारकों की बात कर रहा है ना, एक प्रतिकर्षी कारक, एक अपकर्षी कारक, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। जो पुश फैक्टर होता है ना, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, है ना। मतलब जिस स्थान पे आप रहते हो ना, वहाँ पे रहने लायक कंडीशंस नहीं है, तो आपको एक धक्का महसूस होता है कि नहीं यार, इस स्थान को मैं छोड़ के जाऊँ। तो वो जो कारक होते हैं ना, वो प्रतिकर्षी कारक होते हैं, यानी पुश फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें पुल फैक्टर आएगा। मान लो आप जिस स्थान पे रहते हो वो स्थान ठीक है, रहने लायक है, ज़िंदगी का गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहते हो लाइफ में, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मेरे को यहाँ जाना है या इस शहर में जाना है, ताकि मेरे को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो फिर आप उस स्थान की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो इसे पुल फैक्टर कहते हैं। वो स्थान आपको खींचता है, नया स्थान, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, ठीक। तो चलो आगे करते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं ना, वो नगरीय क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन गरीब लोग होते हैं, और वो अपनी गरीबी बनाए थोड़े रखेंगे। वो अमीरी के लिए कुछ ना हाथ पाँव तो मारेंगे ना, तो वो नगरों की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। अब जैसे गांव में कृषि भूमि है, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उस कृषि भूमि से सबका गुजारा नहीं हो पाता। आजकल खेती करके पूरे परिवार का पेट नहीं पाला जा सकता। किसी ना किसी को कोई ना कोई जॉब चाहिए होती है, या फिर कोई बिजनेस में जाना ही चाहिए, ताकि पूरे परिवार का पेट तो पाल सके अपने। तो भी वो नगरों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
और फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात आ जाती है। अब देखो गांव में सब कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल तो नहीं होता ना। अब कैंसर जैसी बीमारी, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, उनका इलाज गांव में तो नहीं होता ना, तो शहरों की तरफ आम लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, फिर शिक्षा का दूसरा क्षेत्र आ जाता है। अब गांव में तो सरकारी स्कूल है, कुछ जो भी स्कूल है वो प्राइमरी लेवल के हैं। अब बड़े बड़े कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसके लिए तो शहर में जाना ही पड़ेगा। आईआईटी की तैयारी करनी है तो आपको शहर में जाना ही पड़ेगा। आईएएस के लिए तो पर्टिकुलर आप दिल्ली जाते हो। तो भैया ये सब फैक्टर जो है ना, ये एक तरीके के पुल फैक्टर हैं जो आपको खींचते हैं नगरों की ओर। ठीक है, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैच कर पाओ। ठीक है, अब इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त प्रतिकर्षी कारक पैदा करते हैं। अब कुछ पुश फैक्टर भी होते हैं। पुश फैक्टर कैसे? मान लो किसी गांव में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो आप उस गांव में थोड़ी रहोगे। बारी बारी सूखा पड़ जाता है, चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, तो ये फैक्टर आपको कहेंगे भाई तुम निकलो यहाँ से, किसी और सेफ जगह पे जाओ। भूकंप आता है, सुनामी आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये ना पुश फैक्टर का काम करती हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्रतिकर्ष कारक हो गए। और दूसरी ओर अपकर्ष कारक, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी हमने बात की थी। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्षक कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। अब नगरों की ओर लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार मिलता है। गांव में इतना वेतन नहीं मिलता जितना वहाँ पे वेतन मिल जाता है नगरों में। तो ये सब जो कारक होते हैं ना, ये आकर्षी कारक बोलो या फिर इसको पुल पुल फैक्टर बोलो, ये फैक्टर जो है ना खींचते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक पुश फैक्टर जो धक्का देते हैं, भाई तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी सही नहीं है, तो ये तो पुश फैक्टर हो जाएंगे। और जो नगर के ऐसे कारक जो उसको खींचते हैं, वो पुल फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन के स्रोत इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षक कारक है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपने। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण हैं। 26%, यानी जो पुरुष प्रवास करते हैं ना, अगर उनके प्रवास का कारण देखा जाए ना, तो ज़्यादा में ज़्यादा जो मुख्य कारण है, पुरुष काम और रोजगार के लिए ही प्रवास करता है। ठीक है, तो यही बता रखा है। पुरुषों को अगर 100% प्रवास देखें ना, तो उसमें से 26% जो पुरुष है ना, काम या रोजगार पाने के लिए प्रवास करते हैं, जबकि यही कारण महिलाओं में या स्त्रियों में केवल 2.3% है। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके विपरीत 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं, और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, यहाँ स्थिति उलट है। जो महिलाएं होती है ना, इनका जो प्रवास होता है ना, इनमें मुख्य कारण है विवाह के उपरांत जो मायके से ससुराल जाना होता है, यही इनका मुख्य कारण होता है। ये अगर 100% इंडिया के 100% स्त्रियाँ प्रवास करती हैं ना, तो उसमें से 67% विवाह के उपरांत ही प्रवास होता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, इसको आप याद रख लो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मान लो। मेघालय में जो है ना, ये स्थिति उल्ट है। मेघालय में मतलब विवाह के बाद स्त्री प्रवास नहीं करते, मेघालय में पुरुष प्रवास करता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रख लीजिएगा एक। ठीक है, अब देखो हमने ये प्रवास के कारण देखे, पुश और पुल फैक्टर देखे। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रवास का परिणाम। यानी एक तो कारण थे जिसके कारण प्रवास हुआ, और प्रवास होने के बाद उसका परिणाम क्या निकलता है, उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, जन आंकिकीय प्रभाव क्या पड़ता है। तो इनका जो ये प्रभाव पड़ता है ना, ये परिणाम का हम अध्ययन करेंगे, प्रवास के परिणाम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। भाई जो प्रवास होता है, वो प्रवास होता क्यों है? पुश या पुल फैक्टर के कारण। भाई एक क्षेत्र में ज़्यादा सुविधाएं, एक क्षेत्र में कम सुविधाएं, या एक क्षेत्र में जो ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो मतलब रहने लायक हों, तो दूसरे क्षेत्र पर लोग जाते हैं। तो ये असमान वितरण के कारण ही प्रवास होता है, ये बात कह रहा है। ठीक है, लोगों में कम अवसरों
और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में ये प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों पर लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। भाई कुछ अगर प्रवास होगा तो किसी क्षेत्र को कुछ हानि होती है, किसी क्षेत्र को कुछ लाभ होता है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। परिणामों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांगीय संदर्भों में देखा जाता है कि जो क्षेत्र पर परिणाम पड़ता है उसके हम आर्थिक परिणामों का अध्ययन करेंगे, सामाजिक परिणामों का अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक परिणामों का अध्ययन करेंगे, राजनीतिक और जनांगीय। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं प्रवास के आर्थिक परिणाम। ठीक है। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। हुंडी जो होती है ना, एक प्रकार का इसको वित्त पत्र मान लो, यानी एक प्रकार का आप चेक मान सकते हो। ठीक है। अगर कोई बंदा प्रवास कर रहा है, नगरीय क्षेत्र में चला गया, वहाँ से कुछ कमाता है ना, तो वो धन भेजता है घर पे, तो उसे आप हुंडी का एक रूप मान लो। ठीक है। उद्गम प्रदेश के लिए उद्गम प्रदेश क्या होता है? उद्गम प्रदेश जहाँ से बंदा आया है, जहाँ से उसने प्रवास किया है, जहाँ पे रहता था लेकिन अब वो निकल के किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो वो उद्गम प्रदेश होता है। ठीक है। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ जो होता है ना, प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी होती है। अब जो उद्गम क्षेत्र में वो बंदा था, वो बंदा किसी नगरीय क्षेत्र में गया, वहाँ से उसने पैसा कमाया और वापस उद्गम क्षेत्र में भेजा, तो लाभ कहाँ हुआ? उद्गम क्षेत्र को हुआ। ठीक है। वही बात कह रहे हैं। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होते हैं ना, जो यहाँ पे भारत में लोग रह रहे थे, मान लो वो यूएसए चले गए, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो गए, एक देश से दूसरे देश में प्रवास किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण होगा। तो अब वहाँ से वो पैसा कमा के इधर हमारे इंडिया में भेजते हैं, तो ये विदेशी विनिमय का स्रोत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो डॉलर में कमाएंगे, और डॉलर में कमाएंगे और डॉलर भेजेंगे, यहाँ से रुपये में कन्वर्ट होकर हमें मिलता है। ठीक है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। जो ज़्यादातर बाहर लोग जाते हैं ना, वो पंजाब राज्य, केरल, तमिलनाडु से जाते हैं। तो ये 3 राज्य हैं ना, ये ज़्यादातर विदेशी विनिमय या विदेशी हुंडियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु ये उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होते हैं वो तो ज़्यादा कमाएंगे, मान लो यूएसए कोई बंदा गया वो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन जो आंतरिक प्रवास हो रहा है उसमें भी इधर से उधर लोग जा रहे हैं, लेकिन वो कमाते हैं, वो राशि भेजते हैं अपने उद्गम क्षेत्र पर, लेकिन वो इतनी नहीं होती जितने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भेजते हैं। लेकिन फिर भी इतनी होती है कि वो जो उद्गम क्षेत्र है ना, उसके विकास के लिए ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेगी। अगर विकास के लिए पूरी इनफ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देती है, वो कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। फिर है हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। ये हुंडियाँ बहुत काम आती हैं, बस ये देख लो आप। ठीक है। चलो देखो आगे ये क्या कहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि हजारों निर्धन गांवों में अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है। देखो, ये जो राज्य है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, ये पिछड़े हुए राज्य हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार के उद्गम क्षेत्र हो गए, यहाँ से प्रवासी जाते हैं नगरीय क्षेत्रों में। अब नगरीय क्षेत्रों में ये कमा के अगर धन भेजते हैं तो ये इसके विकास के लिए मतलब जीवनदायक रक्त का काम करती है, वही बात इसमें कही गई है। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। जो ये हरित क्रांति क्षेत्र थे ना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरित क्रांति कामयाब हुई थी। ठीक है। तो ये दूसरे वाले क्षेत्र हैं, उद्गम क्षेत्र, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये पिछड़े राज्य, यहाँ से प्रवासी आए, यानी जो किसान मजदूर थे यहाँ से आए इस हरित क्रांति क्षेत्र में, यहाँ से इन्होंने पैसा कमाया और भेजा, यहाँ से हमारी हरित क्रांति को भी फायदा हुआ और वहाँ पर जो है ना वो धन भी गया उद्गम क्षेत्रों पर। ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास, देखो प्रवास के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। अब देखो, अगर
प्रवास अनियंत्रित होगा तो उसकी कुछ हानियाँ भी हैं, उसी के बारे में बताएगा। ठीक है, आर्थिक हानियाँ में क्या हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों का अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों यानी स्लम्स का विकास हुआ है और अनियंत्रित प्रवास का ये नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, देखो कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी है। अब जो बड़े बड़े नगर थे यहाँ से यहाँ पर लोग प्रवासी के तौर पे आए तो यहाँ पर जो है ना वो रहना सहना बहुत ही कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्लम्स यानी झोपड़पट्टी का विकास हुआ और ये जो इसका नकारात्मक प्रभाव हो गया। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं हम जन आंकिकीय परिणाम। हमने आर्थिक परिणाम देखे, अब दूसरे प्रकार के जनांकीय परिणाम यानी डेमोग्राफिक परिणाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, यानी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे पुनर्वितरित होती है। ठीक है, ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जो ग्रामीण नगरीय प्रवास होता है ना, यानी ग्रामीण से जो नगरीय क्षेत्र में लोग जाते हैं जिसके कारण जो है ना नगरों में जनसंख्या वृद्धि होती है और ये महत्वपूर्ण कारण है। ग्रामीण नगरीय प्रवास होता है ना, ये नगरों में जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु कुशल दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा लोग रहते हैं या फिर कोई ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल है उनके पास या दक्षता हासिल है, ये सब लोग गाँव से निकल के नगरों में चले जाते हैं तो गाँव में क्या है उनका अभाव हो जाता है। तो गाँव में ये जो जनांकीय प्रभाव है ना ये नकारात्मक रूप ले लेता है। ठीक है, उसी की बात की गई है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों के आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। अब देखो आयु लिंग संरचना में देखो जो पुरुष होता है ना वो अमूमन रोजगार के लिए जाता है, महिलाएं विवाह के उपरांत जाती हैं। तो वही बात कर रहा है कि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्व महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास यानी जो बाहर की ओर लोग प्रवास कर रहे हैं ने इन राज्यों में आयु लिंग संरचना में ना असंतुलन पैदा कर लिया। कहीं पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा, कहीं पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा, तो ये भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें प्रवासी जाते हैं। अब देखो जहाँ से प्रवासी जो उद्गम क्षेत्र है यहाँ से प्रवासी जा रहे हैं यहाँ पर भी असंतुलन हुआ, स्त्री पुरुषों की संख्या गड़बड़ा गई। लेकिन जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर भी तो मान लो पुरुष ज़्यादा जा रहे हैं तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती, वहाँ पर भी जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, उसी की बात करता है ये। फिर प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण है? बस यही कारण है, जनांकीय जो परिणाम होता है प्रवास का। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे सामाजिक परिणाम। ठीक है, देखो सामाजिक परिणाम ये क्या बताता है। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर विस्तरण इन्हीं के माध्यम से होता है। देखो अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो किसी गांव में रहता है, लेकिन जब वो बाहर किसी शहर में जाता है ना तो वो एक क्रांतिकारी विचार ग्रहण करता है जिसमें वो नई प्रौद्योगिकी के बारे में सीखता है, वो परिवार नियोजन के बारे में सीखता है, वो बालिका शिक्षा के बारे में सीखता है कि बालिका शिक्षा कितनी ज़रूरी है। ये जो नए नए विचार वो सीखता है, वो जब वापस अपने घर जाता है ना, जब वो वापस अपने घर जाता है तो इन सब विचारों को वो घर पे लेके जाता है, तो जिस कारण से वो जो एक सामाजिक अभिकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है, प्रवास के विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है और इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है। वही कह रहा है कि जो प्रवास होता है ना उसका विविध संस्कृति के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। अगर किसी नगर है कोई, ठीक है, वहाँ पर अनेक गाँवों से लोग आते हैं तो वहाँ पर जो संस्कृति बनती है ना वो एक मिश्रित संस्कृति बनती है और इससे नए विचारों का उद्भव होता है। ठीक है, यही बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये लोगों के अधिकतर मानसिक स्थिति को विस्तृत करता है। जो लोगों की सोच होती है ना, जो रूढ़िवादी सोच होती है, उसको वो डेवलप करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नव युग वाली सोच को वो बढ़ावा देता है। ठीक है, किंतु
गुमनामी जैसी गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों के सामाजिक निर्वात खिन्नता की भावना पैदा कर देते हैं। देखो कुछ लाभ हैं तो उसके कुछ हानियाँ भी हैं। अब इसमें गुमनामी कह लो या फिर आप स्ट्रेस भी कह लो, है ना। तो मतलब कोई व्यक्ति है वो गांव से नगर जा रहा है, क्योंकि उसको कुछ करना है, लेकिन जब वो सफल नहीं होता तो उसको एक स्ट्रेस फील होता है, वो थोड़ा गुमनाम फील होता है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो डिप्रेस्ड होता है। तो इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं, ठीक है। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध के दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं और पाश में फंसने जैसे अभिप्रेत करती है। अब देखो कोई स्टूडेंट है, वो गया गांव से नगर किसी भावना को लेकर गया, मतलब भावना को लड़की नहीं कह रहा, मतलब अपनी फीलिंग्स तो लेकर गया, मेरे को ये करना है, लेकिन जब वो सफल नहीं होता तो डिप्रेस्ड होता है। सबसे पहले डिप्रेस्ड होता है तो उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है। हीन भावना का विकास होने से कोई भी उसका ब्रेन वॉश आसानी से कर देता है, फिर वो ड्रग्स हीरोइंस वगैरह इस धंधे में पड़ जाता है। तो ये इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कौन से सामाजिक प्रभाव, ठीक है। और अभी पहले हम थोड़ा सा ये ना ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसके ये आगे वाला पर्यावरणीय प्रभाव और अन्य प्रभाव देखेंगे, ठीक है। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये छोटे से ग्राफ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ जो पहला ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना ग्राफ, इसमें देखते हैं पिछले निवास स्थान के अनुसार पुरुष प्रवास, ठीक है। जो ये पहला ग्राफ है ना, ये पुरुष प्रवास को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें विभिन्न कलर्स दे रखे हैं, देखो इस कलर्स के हिसाब से हम इस ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। जो 34% है ना, हाँ, ये पुरुष प्रवास के ना मुख्य कारणों को बताएगा, ठीक है। अब देखो 24% पुरुष जो है ना वो काम और रोजगार के लिए प्रवास कर रहे हैं, जो इसका मुख्य कारण है, ठीक है। जो ये 20% पुरुष जो हैं वो परिवार के साथ प्रवास करते हैं, यानी पूरा परिवार लेके जाते हैं, तो 20% ये कारण होता है, ठीक है। 14% जो कारण होता है ना वो जन्म के बाद पुरुष प्रवास करता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर कारण है और 34% अन्य हो गया, बाकी 2-4% हो जाता है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड वाले ग्राफ में आते हैं, तो इसमें देखो स्त्रियों के प्रवास का जो महत्वपूर्ण कारण होता है ना वो 66% विवाह के उपरांत प्रवासी होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक परिवार के साथ जाना या विवाह के उपरांत, ठीक है। जो 14% जो इसका मुख्य कारण है ये अन्य आ जाता है, ठीक है। फिर जो ये 12% जो इसका मुख्य कारण होता है ना प्रवास का, ये परिवार के साथ जाना होता है। जो ये मैंने 66% में परिवार के साथ जाना बोल दिया, ये गलत था। जो 66% में ना विवाह के उपरांत होता है, यानी ये विवाह लिखा हुआ है ना लंबी लंबी लाइन वाला, ये देखो यहाँ दे रखा है। और जो 12% होता है ये परिवार के साथ जाना होता है, ठीक है। 14% अन्य आता है और बाकी ये छोटे छोटे होते हैं। तो ये इसमें जो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं इस ग्राफ को समझ लेना, बाकी कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन आंसर में इसका यूज़ करना पड़ जाए तो बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम पर्यावरणीय परिणाम की, ठीक है। देखो ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर प्रभाव डालता है। देखो जब प्रवास होता है ना ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में, तो नगरीय क्षेत्रों में असंतुलन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, जिसके कारण स्लम्स का भी विकास होता है, जो पर्यावरण पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। एक तो नगरों में पहले फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण और ज़्यादा ये स्थिति बद से बदतर हो जाती है, जिसके कारण पर्यावरण पूरी तरह असंतुलित हो जाता है, ठीक है। अंततः इससे नगरीय बस्तियों के अनियोजन में वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों व क्षेत्रीय शुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण नगर में भौमजल स्तर का अवक्षय होता है, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान, ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में है अन्य परिणाम, कुछ अन्य परिणाम भी होते हैं प्रवास के, उसके बारे में देखा है, ठीक है। प्रवास विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर, ठीक है। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखो एक तो विवाह के उपरांत 66% स्त्रियाँ प्रवास करती है, एक उस प्रवास को छोड़ दो जो स्त्री बाकी तरीके के प्रवास करती है ना, उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में
पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है। देखो ग्रामीण जो क्षेत्र है ना उसमें रूढ़िवादी सोच होती है, जातिवादी समाज होता है, या फिर वर्णात्मक सोच होती है, पितृवादी पितृसत्तात्मक परिवार होता है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में नई सोच होती है, ये सब रूढ़िवादी सोचें नहीं होती है। तो जब स्त्री एक गांव से नगरीय क्षेत्र में प्रवास करती है ना तो वो नई नई चीज़ें सीखती है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। तो स्त्रियों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है प्रवास का। लेकिन विवाह के उपरांत वाले प्रवास को छोड़कर बाकी प्रवासों की ये बात कर रहा है, ठीक है। फिर शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्ता और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये सोच होती है कि जो स्त्रियों को है ना घर पे सेकेंडरी समझा जाता है और मेन जो कमाने वाला होता है ना पुरुष होता है। लेकिन अगर वो नगरीय क्षेत्र में जाती है ना कोई स्त्री तो उसको पैसा कमाने की यानी आर्थिक स्वतंत्रता भी उसको मिलती है, ठीक है। और उनको एक प्रकार की स्वायत्ता मिलती है, वो अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन जो गांव में होता है ना वहाँ रूढ़िवादी सोच होती है, वहाँ ये सब आज़ादी इनको मिल नहीं पाती है, ठीक है। तो स्त्रियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियाँ प्रवास का प्रमुख लाभ हैं तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उनकी गंभीर लागत है। देखो स्रोत प्रदेश या उद्गम क्षेत्र जो होता है ना, यहाँ से प्रवासी जाते हैं नगरीय क्षेत्रों में, वहाँ वो हुंडियाँ बेचते हैं। इनके लाभ तो होता है हुंडियों का, लेकिन वहाँ पर इससे भी बड़ी इनको हानि भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बंदे गए ना नगरीय क्षेत्रों में, वो बेसिकली वो बंदे कहाँ के थे, वो मूलतः तो अपने गाँव के थे ना। वो चाहते तो उस गाँव का विकास भी कर सकते थे, उनके पास जो स्किल्स थी वो उस गाँव में लगाते और गाँव का विकास कर सकते थे। लेकिन गाँव में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो नगरीय क्षेत्रों में चले गए। तो गाँव को ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। हुंडियों से उनको लाभ तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा ये नुकसान हो जाता है उनको, ठीक है। फिर है उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायिकाओं के सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही हैं और बढ़ती कर रही हैं। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश में वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। देखो जो नगरीय क्षेत्र होते हैं ना वो उनके पास पुल फैक्टर्स होते हैं, वो जो होते हैं ना वो कौशल को आकर्षित करते हैं, और जो जिन लोगों के पास कौशल होता है वो चले जाते हैं नगरीय क्षेत्र की ओर। इससे क्या होता है, दोहरे प्रभाव होते हैं। जो विकसित क्षेत्र होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास तो अट्रैक्ट करने की पावर है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, वहाँ पर कौशल आ रहा है तो वो तो बहुत विकसित हो रहे हैं। लेकिन जो गांव है ना जहाँ से कौशल जा रहा है वो अल्प विकसित थे और अल्प विकसित ही रह जाते हैं, और इसके कारण एक लूप का निर्माण हो जाता है जिससे सामाजिक असमानता भी बनती है या आर्थिक असमानता के लिए वो भी उसको भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फीडबैक दीजिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा। इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ तरीके सुझाइएगा, सर इस प्रकार से आप पढ़ाएं, तो धीरे धीरे सब समझ आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।